आज हम सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सी प्रोग्राम के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, नंबर 2 मेन फंक्शन, नंबर 3 बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ये 3 पार्ट्स हैं सी प्रोग्राम के, जो कि सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इनका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सी प्रोग्राम का जो पहला पार्ट है वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होती है कंपाइलर के लिए। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की को कंपाइलर किस तरह रिकॉग्नाइज करता है? कंपाइलर उसको रिकॉग्नाइज करता है इस हैश के सिंबल के साथ। ये जो हैश का सिंबल है, इस हैश के सिंबल से कंपाइलर रिकॉग्नाइज करता है कि आगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ रहा है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और एक डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। Include preprocessor directive is used to include the header file into our source program. अगर हम हैश के सिंबल के बाद इंक्लूड का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाएंगे तो उसका मकसद हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर शामिल करना होता है। ये जो हैश का सिंबल है, ये है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर। कंपाइलर के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन? आगे जो आ रहा है वो इंक्लूड प्री प्रोसेसर। दो तरह के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, एक इंक्लूड और डिफाइन। इसके बाद इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ रहा है। Include preprocessor directive is used to include the header file into our source program। हम जो source program लिखते हैं उसको उस source program के अंदर अगर हमने header file को program में include करना है, program में शामिल करना है, तो उसके लिए हमें include preprocessor directive यूज करना पड़ता है। तो ये था जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में। अब इस जो ये लाइन है, इसका मतलब ये है फर्स्ट कैरेक्टर इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट मींस इट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर बिफोर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। फर्स्ट इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन आवर सोर्स प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करने से पहले इस हेडर फाइल को, जो सोर्स प्रोग्राम हम लिखेंगे, उसको प्रोग्राम के अंदर, सोर्स प्रोग्राम के अंदर शामिल कर दो। हर हेडर फाइल का आपको बताया था एक मकसद होता है। प्रीवियस वीडियोस में हमने हेडर फाइल को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। हेडर फाइल को इन एंगल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है या डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो होता है डिफाइन। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो यूज होता है किसी भी कांस्टेंट जो वैल्यू है वो देने के लिए। लेट्स सपोज अगर मैं लिखता हूं डिफाइन, मैंने लिखा पाई 3.114159। अब मेरे पास पाई क्या है? ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है 3.14159। ये हैश का सिंबल which is called a preprocessor directive. Preprocessor directive is the instruction for the compiler. Now we are using define preprocessor directive. What is define preprocessor directive? Define preprocessor directive is used to
give the constant value to any quantity, अगर किसी भी क्वांटिटी को हमने कांस्टेंट वैल्यू देनी है तो उसके लिए डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है सी प्रोग्राम का वो है मेन फंक्शन। सेकंड पार्ट इज द मेन फंक्शन ऑफ सी प्रोग्राम। Main function is the compulsory part of our C program. Without a main function, our C program cannot be executed, cannot be compiled. मेन फंक्शन के बगैर हमारा C या C++ का प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो सकता। ये फंक्शन कंपल्सरी पार्ट ऑफ अवर सी और C++ प्रोग्राम, हमारे जो C प्रोग्राम है, C++ प्रोग्राम है, उसका कंपल्सरी पार्ट है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ये वो फंक्शन है जिसके बगैर हमारा C प्रोग्राम रन नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको लिखना जरूरी है। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे, प्रोग्रामर इसको नहीं लिखेगा, तो कंपाइलर एरर मैसेजेस जनरेट करेगा। यानी हम फिर अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो फिर हम स्टेटमेंट भी नहीं लिख सकेंगे। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट टेल्स द कंपाइलर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंपाइलर को बताती हैं कि क्या करना है और किस तरह करना है। जब भी कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है प्रोग्राम की, तो वो मेन फंक्शन को देखता है, जहां से उसे मेन फंक्शन मिलता है वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। वेरी फर्स्ट लाइन जो है मेन फंक्शन के बाद, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो अगर मेन फंक्शन ही नहीं होगा तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो सकता, एरर मैसेज आएगा, क्योंकि ये तो कंपल्सरी पार्ट है, इसके बगैर तो हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता, कंपाइल ही नहीं हो सकता। इसमें तो एरर्स आएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर ही तो स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट ही तो प्रोग्राम का वो पार्ट होती है जो कंपाइलर को बताती है कि क्या करना है, वही तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब इसका लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। ये मेन फंक्शन होगा, उसके बाद प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इन करली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगी। ये करली ब्रैकेट्स होंगी, उनके उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी इस करली ब्रैकेट्स के अंदर होंगी। तो ये दूसरा पार्ट था हमारे C या C++ प्रोग्राम का। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, हमारी जो मेन फंक्शन के बाद करली ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहलाता है। इस बॉडी के अंदर, मेन फंक्शन की जो बॉडी है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बता दिया है कि स्टेटमेंट्स टेल्स द कंपाइलर what to do and how to do. Statements are called instruction। वो कोड्स होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंपाइलर को बताती हैं कि किस तरह करना है। कंपाइलर उनके स्टेटमेंट्स को देख के एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। स्टेटमेंट के आखिर में सेमी कॉलन लगाया जाता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर इसे कहा जाता है। इसका मकसद क्या है? जिस तरह कोई भी प्रोग्राम हमारे पास, जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, जब एंड होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ, हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं। अब सी लैंग्वेज का एक रूल है कि जब स्टेटमेंट खत्म होगी, स्टेटमेंट एंड होगी, तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज किया जाएगा। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है? सेमीकोलन है, व्हिच टेल्स द कंपाइलर दैट कि स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो स्टेटमेंट कंपाइलर को ये मैसेज देता है कि एंड ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो एरर मैसेजेस आएंगे। तो ये जो बॉडी ऑफ मेन, ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। इसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं जो डिफरेंट जो लैंग्वेज हैं, उन लैंग्वेजेस हैं, उनकी जो सिंटैक्स है उनको फॉलो करते हुए लिखी जाती हैं। अब हम सी लैंग्वेज के कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उनमें ये जो हमने डिस्कशन की है, इसके जो पार्ट्स हैं उसको फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिखते हैं। फिर उनको हम हटा के भी देखेंगे, जो एरर्स आएंगे देखेंगे कि क्या क्या एरर्स आएंगे।
और किस जो स्टेटमेंट है उसका लिखना जरूरी है, किस हिस्से का लिखना बहुत जरूरी है। अभी हम इनको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। देखें हमारे पास ये प्रोग्राम है, हमने यहाँ पे हैश का सिंबल विच इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंपाइलर to include this header file stdio.h into our source program। जो हमारे सोर्स प्रोग्राम का नाम क्या है, firstprog.cpp। तो ये हमारे इस प्रोग्राम के अंदर इस हेडर फाइल को शामिल कर दो। अब इस को क्यों शामिल करो, इसको शामिल करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो प्रिंट एफ फंक्शन है, प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट हमें नजर आ रही है वो तभी काम करेगी जब ये हेडर फाइल प्रोग्राम के अंदर होगी। अगर ये हेडर फाइल हम नहीं लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो काम नहीं करेगी। तो इस हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर किस तरह इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ। हैश का सिंबल होता है जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। और आगे दो तरह के हमने कहा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती है, इंक्लूड और डिफाइन। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो कंपल्सरी पार्ट है एक तरह का, क्योंकि हमने हेडर फाइल शामिल करनी होती है प्रोग्राम के अंदर। जब हम हेडर फाइल को शामिल करते हैं तो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ शामिल करते हैं। तो अब इस लाइन का मतलब यह है कि प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने से पहले इस हेडर फाइल को जब हम सी या सी प्लस प्लस इंस्टॉल करते हैं तो हेडर फाइल साथ में इंस्टॉल हो जाती है। इस हेडर फाइल को हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो हमने सोर्स प्रोग्राम लिखा है इसके अंदर शामिल कर दो। ये हमारा सोर्स प्रोग्राम है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम लिखा हुआ है कि सी प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद include preprocessor directive which is used to include the header file into our source program, and define preprocessor directive which is used to give a constant value to any quantity। और हेडर फाइल, ये हमने हेडर फाइल का टॉपिक कल भी डिस्कस किया है। उसके बाद मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। अगर हम मेन फंक्शन को प्रोग्राम से हटा देंगे तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, एरर आएंगे। उसके बाद ये स्टेटमेंट है, ये बॉडी ऑफ मेन है जिसके अंदर हमने अभी तक एक ही स्टेटमेंट लिखी है। और स्टेटमेंट के एंड में हमने देखें ये सेमीकोलन यूज किया है विच इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर टेल्स द कंपाइलर एक स्टेटमेंट जो है वो एंड हो चुकी है। अब इस प्रोग्राम को जब हम मशीन लैंग्वेज में कंपाइल एंड रन करते हैं तो देखें हमें आउटपुट नजर आ रहा है जो हमने मैसेज यहाँ पे लिखा। अभी हम इनकी जो स्टेटमेंट्स इन चीजों को अभी नहीं समझते। हेलो वेलकम इन सी लैंग्वेज, अभी हम इन चीजों को नहीं समझते। अभी हम स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि हम अगर मेन फंक्शन को हटाते हैं, ये हमने मेन फंक्शन प्रोग्राम से हटा दिया। अब हम जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो देखें यहाँ पे बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर एरर्स आ रही हैं। ये एरर्स क्यों आ रही हैं, इन एरर्स की वजह क्या है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक कंपल्सरी पार्ट है वो हमने नहीं लिखा, उसको हमने डिलीट कर दिया है। उसको जब हम लिखेंगे तो हमारे प्रोग्राम के अंदर से एरर नहीं आएंगे। अब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो हमारे प्रोग्राम के अंदर 0 एरर। उसके बाद हमने पढ़ा जी ये हैश इंक्लूड, ये हेडर फाइल, इसको हटा देते हैं इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, इसकी मदद से हम हेडर फाइल शामिल करते हैं। इसको हटाया। अभी यहाँ पे हमें देखें, यहाँ पे प्रिंट एफ के ऊपर हमें एरर मैसेजेस नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि हेडर फाइल, इसकी जो हेडर फाइल है प्रोग्राम के अंदर लाजमी शामिल की जाती है। और उसको शामिल करने का जो मेथड, ये टेक्निक है वो हैश इंक्लूड है, जिसको हमने अच्छी तरह डिस्कस कर दी है। उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स ये लाजमी लगानी है। उसके बाद ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट आ जाती हैं। स्टेटमेंट के एंड में हमने कहा कि ये सेमीकोलन जो है वो कंपल्सरी पार्ट है। स्टेटमेंट के आखिर में ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए लाजमी लगाया जाता है। हम इसको जब नहीं लगाएंगे तो देखें कंपाइल किया तो यहाँ पे एरर मैसेज आ गया। ठीक है जी, एरर मैसेज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ पे हमने ये चीज लगाई। तो इस जो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है इसके अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम को तो हमने भी समझा भी नहीं है, इसके सिंटैक्स को भी हमने नहीं समझा। वो हम बाद में इंशाल्लाह बाद की डिस्कशन है, बाद में समझेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें हम उनको अच्छी तरह समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो हमने इसके जो मेजर पार्ट्स थे सी प्रोग्राम के, उनको हमने उसकी थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल को समझा। कि जिस हिस्से को भी हम नहीं लगाएंगे, जिस हिस्से को हम भूल जाएंगे लगाना, तो वहां पे एरर मैसेजेस आएंगे। जी स्टूडेंट्स,
अब आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस सिंबल का नाम क्या है। ये जो सिंबल है इसका क्या नाम है, जिसको हम हैश कहते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर ये क्या कहलाती है, सिंबल का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो ये है, डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सिंबल या पर्पस ऑफ दिस सिंबल। इस सिंबल के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है, ये क्या है, इसका नाम बता दें, इसका मकसद थोड़ा सा बता दें ये क्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हैं उनका क्या उनको डिफाइन करना है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो डिफाइन है, डिफाइन के बारे में बताना है कि डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का क्या यूज है, क्या होता है डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हम जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट, उसको किस तरह, किस कैरेक्टर के जरिए या किस स्पेशल सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपने प्रोग्रामिंग जब हम प्रोग्राम की उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे तो उस वक्त हमने इसको समझा था। उसके बाद मेन फंक्शन को डिफाइन करें कि मेन फंक्शन क्या है। अगर मेन फंक्शन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, किसे कहते हैं मेन फंक्शन। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं, क्यों इतना कंपल्सरी पार्ट ऑफ अवर सी और C++ प्रोग्राम है, इसमें हम क्या लिखते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं, लेक्चर को गौर से सुने। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे।